नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वैंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके की वीडियो होने वाली है। जो मैंने स्टैटिक जीके की सीरीज शुरू की है ना यूट्यूब पर, उसकी नेक्स्ट वीडियो है। अब पूरा मैं सारा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये जो वीडियो है भारत की जनजातियों के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो है। आपको यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं देखने को मिलेगी जिसने पूरे इस टॉपिक को, जनजातियों वाले टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़ाया हो। पूरी डिटेल वीडियो आपको देखने को मिलेगी और यहाँ से इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जनजाति होती क्या है? तो जनजाति जो होती है ना, वो एक ऐसा समूह है। जनजाति यानी कि ट्राइब, ये एक ऐसा समूह है जो समान वंश, संस्कृति और परंपराओं को साझा करते हैं। और भारत में जनजातियां लगभग हर राज्य में पाई जाती हैं। इनके रीति रिवाज, जीवन शैली और भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार ये भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। और भारत का जो संविधान है ना, उसमें इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जनजातीय समुदायों को क्या कहा जाता है? अनुसूचित जनजाति घोषित करती है। जो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आते हैं ना, भारत सरकार उन्हीं जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति घोषित करती है। और संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, ये उन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है जहां अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिक है, मतलब कि जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है ना, इनके अनुसार भारत में 705 अनुसूचित जनजातियों को मान्यता प्राप्त है। स्टेट वाइज जो है इसकी लिस्ट नोटिफाई होती है। तो 705 अनुसूचित जनजातियों को मान्यता प्राप्त है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है। तो जनसंख्या जो इनकी है, अभी जनगणना हुई थी 2011, तो अभी उसके बाद अभी जनगणना हुई नहीं है। तो जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि ये डाटा पूछा जाता है, अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है वो 10.45 करोड़ है। अब इसमें कुछ अंतर आया होगा, लेकिन जो ऑफिशियल डाटा है 2011 का, वो जनगणना का है। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना, तो 2011 की जनगणना के हवाले ही पूछा जाता है। तो उस समय अनुसूचित जनजातियों की संख्या थी 10.45 करोड़। और कुल जनसंख्या का अगर हमारी जो टोटल आबादी है उसका ये 8.6% है। और इनमें से 2.8% जो हैं अनुसूचित जनजाति, ये शहरी क्षेत्रों में और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। और लोकसभा में जो सीटें हैं उसमें से कुल 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व हैं। ये कुछ डाटा है जो सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाता है। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार 1,53,16,784 है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो किस राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां हैं? तो किस में है? मध्य प्रदेश में। और अगर प्रतिशतता के आधार यानी कि परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो मिजोरम में शेड्यूल्ड ट्राइब जनसंख्या 94.43% है, जो राज्यों में सबसे अधिक है। और यह सही है, मतलब कि देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए कि अगर जनसंख्या कहाँ पर ज़्यादा है तो मध्य प्रदेश में। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि 100 लोग रह रहे हैं कहीं पर, तो उसमें से 94 देख रहे हैं, तो 94 लोग शेड्यूल्ड ट्राइब के ही हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में ज़्यादा है। दोनों अंतर समझ लीजिएगा, और ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करें, केंद्र शासित प्रदेश में, तो लक्षद्वीप में एसटी जनसंख्या की प्रतिशत 94.8% सबसे अधिक है। बात की जाए कि किस राज्य में परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक हैं, तो मिजोरम। और अगर पूछा जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिशतता के आधार पर यानी परसेंटेज के आधार पर शेड्यूल्ड ट्राइब जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो वो है लक्षद्वीप। और 10 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर क्या मनाने को कहा है? अब जो बिरसा मुंडा की जयंती है ना, 15 नवंबर को, उसे हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस। और ये पूछा जाता है कि 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपको हमारी कोई भी ई बुक बाय करनी है तो आप हमारी वेबसाइट या हमारे ऐप से बाय कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बाय करना है, तो आप इस पर व्हाट्सएप नंबर से भी इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, मैंने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, स्टडी वैंस ऑफिशियल, उसे आप डाउनलोड कर लें।
इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसमें मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी। और आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाएंगे ना तो स्टडी वाइन्स ऑफिशियल लिखेंगे तो ये वाला ऐप आएगा, इसे डाउनलोड कर लें। इस पर मैं फ्री पीडीएफ वगैरह अपलोड करूँगा। अभी जैसे ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाली, इसकी जो पीडीएफ है आपको इसी ऐप पर मिलेगी। ये जो आज हम जनजाति वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसकी पीडीएफ आपको इसी ऐप पर मिलेगी। और इसके साथ ही मैं अपना पहला पेड बैच लॉन्च करूँगा पॉलिटी का, जिसमें मैं डिटेल में पूरा पॉलिटी पढ़ाऊँगा। ऐसी पॉलिटी आपने अभी तक मतलब पूरा डिटेल में, जबकि मैं यूट्यूब पर इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो आप समझ लीजिए कि मैं बैच पर कितना डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें पहला पॉलिटी का बैच आएगा कल। कल मैं लॉन्च करूँगा अपना पहला बैच पॉलिटी का, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश है। अब तो ये पहले हम इसकी जनजातियां पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर टेबल के फॉर्म में पढ़ा है, आगे हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे, जैसे जहाँ ज़रूरत है जितना उतना मैंने उसी हिसाब से समझाया है। तो जम्मू कश्मीर की जो जनजातियां हैं कौन कौन सी आपको याद रखनी है? गुज्जर, भरवर, बकरवाल, दमेल और डोगरा, ये सभी जनजातियां जम्मू कश्मीर की हैं। तो जो गुज्जर है ये जम्मू के राजौरी, पुंछ, उधमपुर और अनंतनाग इलाके में ये पाई जाती है। वहाँ पर इनकी मतलब की बहुलता है। और इनकी विशेषता क्या है? तो ये पशुपालन में जुड़े हुए हैं और घुमंतु जीवन शैली है। और दूध उत्पाद में मतलब इनका वो रहता है, गुज्जर जो जनजाति है। आपको इतना डिटेल में नहीं पूछाएगा, लेकिन मैं आपको अभी समझा रहा हूँ तो बस आप इसको सुनते रहिए, ताकि आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठता रहे। साथ में मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना। बाकी यहाँ पर तो अभी आपको इतना याद रखना कि ये जनजातियाँ कहाँ की हैं, जम्मू कश्मीर की। जो बकरवाल जनजाति है ना, ये मुख्यतः भेड़ बकरी पालक है और खाना बदोश जनजाति है। जो डोगरा जनजाति है ये जम्मू क्षेत्र की है। ये सैन्य सेवा में इनकी रुचि है, मतलब कि सेना में आप देखेंगे आर्मी वगैरह में डोगरा जनजाति बहुत ज़्यादा इनकी रुचि है, इंटरेस्ट है, उसमें रहते हैं। और हिंदू और सिख धर्म से जुड़े हुए हैं। जो दमेल जनजाति है ये सीमित संख्या में, बहुत ही कम संख्या है इनकी, और पहाड़ी क्षेत्र में ये निवास करते हैं। जो भरवर जनजाति है ये सीमांत पहाड़ी क्षेत्र यानी कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में पाई जाती है। और ये पारंपरिक अभी शिकारी हैं और वनों पर निर्भर रहते हैं। तो गुज्जर, बकरवाल, डोगरा, दमेल और भरवर ये जनजातियां कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। बात की जाए लद्दाख की, तो लद्दाख की जनजातियां बल्ती, बोटो, ड्रोकपा, शिन और चांगपा, ये जो जनजातियां हैं ये एग्जाम में पूछी गई हैं। ये कहाँ की हैं? तो ये लद्दाख की हैं। जो बल्ती जनजाति है, जिसे बाल्ती भी कहा जाता है, ये करगिल, तुर्तुक और शोक नदी क्षेत्र के इलाकों में पाई जाती है। और तिब्बती मूल बल्ती भाषा बोलते हैं। बौद्ध और मुस्लिम ये दोनों धर्म के अनुयायी हैं बाल्ती जो जनजाति है। जो बोटो जनजाति है ये लद्दाख वाले क्षेत्र में फैले हुए हैं और सामाजिक रूप से जो बाकी जनजाति हैं उनमें ये थोड़ा उच्च वर्ग में आती हैं और शिक्षा में ये आगे हैं। जो ड्रोकपा जनजाति है ये लेह जिले में है और आर्य मूल के हैं और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और सीमित संख्या में, इनकी संख्या काफ़ी कम है। जो शिन जनजाति है ये कारगिल और द्रास वाले क्षेत्र में है और मुस्लिम बहुल हैं और सीमित संख्या में ये भी हैं। जो चांगपा जनजाति है ये खानाबदोश पशुपालक, याक और पश्मीना बकरी पालन, आपने देखा होगा जो कश्मीर में याक है और पश्मीना बकरी है, इसकी ऊन वगैरह बनती है, ऊन मतलब निकलती है, उसके कपड़े वगैरह बनते हैं, गर्म कपड़े। तो उसकी जो जनजाति इनको पालती है चांगपा जनजाति, और इनके काफ़ी ऊंचाई पर ही रहते हैं, ऊंचाई पर इनका जीवन व्यतीत होता है। तो बाल्ती, बोटो, ड्रोकपा, शिन और चांगपा कहाँ की जनजाति हैं? लद्दाख की जनजाति हैं। तो आगे चलते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की अभी आपको 3 जनजाति याद रखनी है, भोटिया, जौनसारी और राजी। और भी जनजातियां हैं, देखिए एक एक राज्य में बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन सभी जनजातियां तो आप याद नहीं कर पाएंगे ना। तो जो एग्जाम में रिपीट होती हैं, मतलब कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, मैंने वो जनजातियां कवर की हैं। पढ़ाने को मैं उत्तराखंड ही पढ़ाने बैठूँ तो 30-35 जनजातियां यहाँ पर निकल जाएंगी। तो ऐसे सभी राज्यों में बहुत सारी जनजातियां निकल जाएंगी। यहाँ पर मैंने जो जनजातियां कवर की हैं ना, पूरी रिसर्च करके कि हाँ आपकी परीक्षा में चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, कौन से वे पूछे गए हैं, पीपीएससी हो, सब मैंने कवर किया है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये सारी जनजातियां ज़्यादा पूछी जाती हैं। उत्तराखंड में भोटिया हो गया, जौनसारी और राजी, ये 3 जनजातियां ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो जो भोटिया जनजाति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुई है कि भोटिया जनजाति कहाँ की है, तो उत्तराखंड की है। तो भोटिया जनजाति उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिए ऐसा भी होता है जैसे कोई जनजाति है, अब जनजाति तो ऐसा नहीं है ना कि ये उत्तर प्रदेश में ही रहेगी, मतलब बिहार में नहीं जा सकती, तो फैली हुई होती है, लेकिन उनकी बहुलता होती है कि हाँ यहाँ पर ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। तो भोटिया जो जनजाति है उत्तराखंड में इनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। और जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर ऑप्शन में उत्तराखंड ही होता है। तो याद रखिएगा जो भोटिया जनजाति है उत्तराखंड की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के भी तराई क्षेत्र में पाई जाती है। और यह जनजाति ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है।
ऋतु प्रवास क्या होता है? यानी कि यह जनजाति मौसम के अनुसार अपना निवास स्थान बदलती रहती है, जिसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। गर्मियों में ये लोग ऊंचे पहाड़ों पर बसे घास के मैदानों में चले जाते हैं, जिसे ये बुग्यालों कहते हैं, और जहाँ ये मवेशियों को चराते हैं। और सर्दियों में क्या होता है कि वहाँ पर बर्फ जम जाती है, तो ये नीचे घाटियों पर लौट आते हैं और जहाँ ठंड कम होती है। तो इसे इसलिए ऋतु प्रवास कहा जाता है कि अपना जो प्रवास है, अपना निवास है, बदलते हैं ऋतु के अनुसार। क्योंकि जो उनके मवेशी वगैरह हैं, उनको चराने के लिए जब गर्मियाँ होती हैं, ऊपर बर्फ़ पिघली होती है, तो ऊपर चले जाते हैं मैदान में। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं, वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, तो ये नीचे आ जाते हैं जहाँ ठंड कम होती है। तो आगे है जौनसारी जनजाति। तो जौनसारी बावर क्षेत्र की यह जनजाति अपनी अनोखी संस्कृति के लिए जानी जाती है। यह जनजाति देवता प्रधान संस्कृति को मानती है। तो आज आपको बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आपको अपने भारत के बारे में ही बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो जो जौनसारी जनजाति है ना, ये देवता प्रधान संस्कृति को मानती है और गांव के देवता हर सामाजिक कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले इनकी समाज व्यवस्था में बहुपति प्रथा प्रचलित थी, यानी कि एक महिला के कई सारे पति होते थे, जो कि अब लगभग समाप्त हो चुकी है। और इनकी वेशभूषा, नृत्य, गीत, संगीत इनकी सांस्कृतिक पहचान है। तो जो जौनसारी जनजाति है, पहले इसमें बहुपति प्रथा प्रचलित थी, लेकिन अब लगभग ये समाप्त हो चुकी है। तो अगली है राज्य जनजाति। तो राज्य जनजाति भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र और पश्चिमी नेपाल के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली एक स्वदेशी जनजाति है। और इन्हें वनरावत, बेनमानुस, बेनमानुस वन मानुष से ही आया है, उसी का अपभ्रंश है बेनमानुस, और गुफावासी के नाम से जाना जाता है, जो जंगल और गुफाओं के साथ उनके पारंपरिक जुड़ाव को दर्शाते हैं। वन रावत और बेनमानुस से आप समझ ही गए ना कि जो वनों में रहते हैं, और गुफावासी से भी आप समझ गए कि जो गुफाओं में रहते हैं। तो राज्य जनजाति भारत की सबसे छोटी जनजातियों में से एक है और शैक्षिक और आर्थिक रूप से अभी ये काफी पिछड़े हुए हैं। तो 3 जनजातियां होंगी, भोटिया, जौनसारी और राजी कहाँ की हैं? उत्तराखंड की हैं। अब आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं, वैसे बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन आपको याद रखनी है थारू, उक्सा, कोल, बैगा और अगरिया। ये जनजातियां आपको याद रखनी है, क्योंकि उत्तराखंड की भी कुछ जनजातियां उत्तर प्रदेश में आती हैं, और इसीलिए वो सब जनजातियां भी तो हैं, लेकिन वो पूछी नहीं जाती। वो उत्तराखंड से रिलेटेड ही पूछी जाती हैं। उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर ये पूछी जाती है, थारू, बुक्सा, कोल, बैगा और अगरिया। तो थारू जनजाति। तो उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, और यह मुख्य रूप से बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी के जिलों से केंद्रित है। और यह मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन में लगे हुए हैं। तो थारू जनजाति से आपसे यही पूछा जाएगा, कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। और जो बुक्सा जनजाति है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश की जनजातियों मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। जो सोनभद्र वाला इलाका है ना, वहाँ पर अभी भी जो ट्राइब्स वगैरह आपको वहीं पर देखने को मिलती हैं। ये लोहे के काम में अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं और पारंपरिक रूप से लोहे के औजारों के उत्पादन से, जो लोहे के औजार आप देखेंगे, लोहे के औजारों के उत्पादन से ये मतलब इनमें ये शामिल रहते हैं। तो बुक्सा जनजाति पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो लोहे के औजारों के उत्पादन में शामिल रहती है, बनाती है? तो बुक्सा जनजाति है वो, जो कि सोनभद्र जिले में पाई जाती है। बात है कोल जनजाति। तो कोल जनजाति उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध जनजातियों में से एक है और मुख्य रूप से ये बलरामपुर, गोंडा, बस्ती और सिद्धार्थनगर जिलों में पाई जाती है। और ये टोकरी बुनाई में अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं। जो टोकरी बांस के होती है, बनती है ना, आपने देखा होगा। ये टोकरी बनाने के लिए और पारंपरिक रूप से बांस और बेंत की टोकरियों के उत्पादन में शामिल हैं। ये पारंपरिक रूप से बनाते हुए आए हैं। बात है बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति भी सोनभद्र जिले में पाई जाती है और ये आयुर्वेदिक दवाएं, कुछ हर्बल दवाओं में अपने पारंपरिक ज्ञान के लिए, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान चला आ रहा है पहले से ही। बहुत पुरानी जनजाति है, तो उनका जो मतलब कि पूर्वज है इनके, वो हर्बल दवाओं के बहुत बड़े ज्ञानी रहे हैं। पारंपरिक ज्ञान है, इनको नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो उसमें ये अपना वन आधारित आजीविका में कुशल हैं। तो बैगा जनजाति जब भी पूछी जाती है तो हर्बल दवाओं से रिलेटेड इनका है कि हर्बल दवाओं में इनका पारंपरिक ज्ञान रहा है बैगा जनजाति का, और ये उत्तर प्रदेश की ही जनजाति है। उसके बाद है अगरिया जनजाति। तो अगरिया जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम, ये भी ललितपुर जिले में पाई जाती है और ये खनन में अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं, माइनिंग में, और पारंपरिक रूप से लौह अयस्क और मैंगनीज के निष्कर्षण में ये शामिल हैं। तो आगे चलते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की भील, गोंड, पनिका, बंजारा और परिधि
भील गोंड तो आपको और भी जगह देखने को मिलेगी, ये केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं और भी जगह देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है हम समझते हैं। तो भील जनजाति, तो भील जनजाति भारत और मध्य प्रदेश दोनों की सबसे बड़ी जनजाति है। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वह भील जनजाति। और मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। और दूसरे नंबर पर आती है गोंड जनजाति। भील शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ना, ये बिल्ला से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। और इसी कारण इन्हें भारत का बहादुर धनुष पुरुष कहा जाता है। आप देखेंगे ये धनुष इनके हाथों में होता है, मतलब हर जगह धनुष लेकर नहीं चलते, लेकिन धनुष एक तरह से इनकी पहचान है। और इनकी पारंपरिक जो लोक नृत्य वो घूमर है, और साथ ही में भगोरिया और धूमर भी लोकप्रिय है। और भगोरिया उत्सव होली से पहले मनाया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया, भगोरिया उत्सव कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो ये भील जनजाति से संबंधित है। अब आगे चलते हैं। तो भील जनजाति गोदना, गोदना अपने ये एक लोकल मतलब टर्म है गोदना। आप उत्तर प्रदेश के होंगे तो वहां पर आपको पता है कि गोदना कहा जाता है किसको, टैटू को। तो टैटू होता है ना, तो गोदना कहते हैं। तो भील जनजाति गोदना की परंपरा के लिए को प्रिय मानती है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा टैटू बनवाते हैं। और इनके घरों को कू या टापरा कहा जाता है, जो कि खिड़की रहित होते हैं, मतलब खिड़की नहीं होती। घर को क्या कहते हैं, कू या टापरा। और भील वनों को जलाकर खेती करते हैं, जिसे चिमाता कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, चिमाता और कू या टापरा। इनमें से कौन से जनजाति का जो घर बनाते हैं उसे कू या टापरा कहा जाता है, तो भील जनजाति। और भील जनजाति जो खेती करती है उसे क्या कहते हैं, चिमाता, क्योंकि ये वनों को जलाकर खेती करते हैं, जिसे चिमाता कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध जो लोक चित्रकला है ये पिथौरा है। और पेमा फत्या व भूरी बाई जैसे कलाकार इससे जुड़े हुए हैं। जो पिथौरा मतलब कि लोक चित्रकला है, इससे जुड़े हुए जो कलाकार हैं वो पेमा फत्या और भूरी बाई है। क्योंकि जो भील जनजाति है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसीलिए इसमें से जो भी फैक्ट पूछे गए हैं मैंने सारे कवर कर दिए हैं कि हाँ ये इन मतलब कि इनके घरों को क्या कहा जाता है, खेती करते हैं, लोक चित्रकला कौन सी है, सब मैंने कौन से कलाकार जुड़े हुए हैं, ताकि डिटेल में भी पूछ लें तो बाहर ना आए। अब आगे चलते हैं गोंड जनजाति। जो गोंड शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति कोंडा से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। कोंडा का मतलब होता है पहाड़ी। आप साउथ में देखेंगे तो साउथ की भी कुछ जनजातियां, कोंडा रेड्डी, तो उसमें जो कोंडा होता है ना, वो कोंडा जो शब्द है इसका मतलब होता है पहाड़, पहाड़ी। और यह द्रविड़ मूल की जनजाति है। गोंड जनजाति भी द्रविड़ मूल की जनजाति है। गोंड खुद को कोइतुर कहते हैं, ये अपने आप को क्या कहते हैं, कोइतुर। और मुख्य रूप से विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्रों में, खासकर नर्मदा घाटी में ये निवास करते हैं। और प्रमुख जिले अगर देखा जाए तो बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, शहडोल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ये जनजातियों की बहुलता है। और इनका जो विवाह प्रकार है, पठानी, दूध लोटावा, चाड और लमसेना, मतलब कि इनके जो विवाह करते हैं ना उसके जो प्रकार हैं, पठानी, पठानी विवाह। और लोक नृत्य इनके देखा जाए तो सैला, कर्मा, सुवा, भदोनी, बिरचा, दीवानी, कहरावा, कहरवा इनके लोक नृत्य हैं। इनके त्योहार देखे जाए तो बिदरी, मड़ई, कर्मा, हद्दिली, नवखानी, चिरता और मेघनाद, ये इनके त्योहार हैं। और प्रमुख तथ्य देखा जाए तो इसमें से तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी, गोंड जनजाति। और मध्य प्रदेश की भी ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इनकी उपस्थिति है। और ये समगोत्री यानी कि एक गोत्र में विवाह नहीं करते। और इनकी खेती को दहिया कहते हैं, क्या कहते हैं, दहिया। और दूध लौटावा विवाह इनमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा ना कि इनके जो विवाह के प्रकार हैं उसमें पठानी, दूध लौटावा, चाड़ और लमसेना है। तो सबसे ज़्यादा इनका जो मतलब कि लोकप्रिय है दूध लौटावा जो विवाह है, इसमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और दहिया इनकी खेती जो करते हैं। अब आगे है पनिका जनजाति। तो पनिका लोगों का मानना है कि कबीर पानी पर तैर रहे थे और उनकी जान पनिका महिलाओं ने बचाई थी। पनिका जनजाति इनका मानना है कि जो कबीर हैं वो पानी पर तैर रहे थे, मतलब कि एक तरह से डूब रहे थे, उस पर तैर रहे थे, तो उनकी जान जो है पनिका महिलाओं ने बचाई थी। और पनिका लोग खाने की आदतों में शुद्ध शाकाहारी होते हैं। ये जनजाति है और शाकाहारी है। वे उड़द और मूंग की दाल, पेज और चावल खाते हैं। इनका जो विवाह है ये लमसेना विवाह, घुसेटिया विवाह, देवर भाभी विवाह, वधू मूल्य प्रथा आदि में प्रचलित है। और अधिकांश जो पणिक हैं यानी कि पनिका जनजाति के लोग हैं ना, ये कबीर पंथ का अनुसरण करते हैं और खुद को कबीर कहते हैं। तो यहाँ से आपने पूरा पढ़ा, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से क्या प्रश्न बनता होगा, सही समझा आपने कि कबीर पंथ, कबीर अनुयायी कौन सी जनजाति है, तो ये है पनिका जनजाति। कहाँ की है ये, तो ये मध्य प्रदेश की है। आगे चलते हैं।
बंजारा जनजाति, नाम से ही क्लियर है बंजारा, आपने बहुत बार सुना होगा बंजारा। और ये केवल ये पहली बात तो ये एक ही जगह के नहीं है कि हाँ, लेकिन ये है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं। और बंजारा जनजाति आपको पता है कि एक ही जगह नहीं रहती है, एक एक जगह से दूसरी जगह घुमंतु जनजाति होती है बंजारा जनजाति। ये खानाबदोश लोग होते हैं, एक जगह टिक कर नहीं रहते, मतलब कि हाँ एक जगह ही नहीं रहेंगे, अपना निवास बनाएंगे, ये घूमते रहते हैं, घुमंतु जनजाति होती है। और कबीला परंपरा से ये काफ़ी प्रभावित होते हैं, कबीले बना के चलते हैं। और महिलाओं को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से बंजारा जनजाति से, कि महिलाओं को मेकअप बहुत पसंद होता है। और कंघी की माना जाता है कि कंघी के पहले इस्तेमाल का श्रेय इन्हें ही जाता है। कि पहले जो कंघी की हो गई होगी, कंघी तभी की गई होगी ना जब, एक तो ये आदिवासी जनजाति है, मतलब पुरानी जनजाति है, तो इनमें मेकअप बहुत पसंद किया जाता है, तो मेकअप में कंघी वगैरह भी, बालों का भी संवारना आता है। तो इसमें कहा जाता है कि कंघी का पहला इस्तेमाल बंजारा जनजाति ने किया है। और प्रसिद्ध इनका जो नृत्य है वो तलवार, डंडा बेली और गरबा डांडिया है। और बंजारों के लिए जो महत्वपूर्ण त्यौहार है वो गणगौर है। लेकिन ये सभी प्रमुख हिंदू त्यौहार जैसे दिवाली, होली भी मनाते हैं। ये घुमंतु जनजाति है तो ये घुल मिल गए हैं आगे, मतलब कि एक जगह निवास तो नहीं करते, लेकिन ये बाकी त्यौहार भी मनाते हैं। अब है परिधि जनजाति। इस शब्द की उत्पत्ति जो है परधु शब्द से हुई है, जिससे परधु, जिसका अर्थ होता है शिकार करना। और ये बहेलिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। बहेलिया आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि जो पक्षी वगैरह पकड़ते हैं बहेलिया समुदाय, तो उसी से ये परिधि जनजाति, आप समझ लीजिए बहेलिया जनजाति ही है, उसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। और ये परिधि देवी की पूजा करते हैं और भगवान महादेव की भी पूजा करते हैं, जिनके बारे में इनका मानना है कि उन्होंने ही इन्हें शिकार की कला सिखाई है। मतलब कि परिधि जनजाति का ये मानना है कि भगवान शंकर ने ही, भगवान भोलेनाथ ने ही इनको शिकार की कला सिखाई है, ऐसा इनका मानना है। ये लोक किंवदंतियां हैं। और शिकार इनका मुख्य व्यवसाय है। ये जानवरों और पक्षियों को पकड़कर बेचते हैं। आपने देखा होगा कि पिंजड़े में पक्षियों को पकड़कर बेचते हैं ना, जो वो बहेलिया जनजाति से ही, मेन रूप से बहेलिया जनजाति समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उन्हीं को परिधि जनजाति कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की जनजातियां भी हमने पढ़ ली। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा ना। ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने पूरा पहले डिटेल में सारा कुछ निकाला कि कौन से जनजातियां इंपॉर्टेंट हैं, कौन से फैक्ट पूछे जाते हैं। ऐसा आपको पेड कंटेंट में भी देखने को नहीं मिलेगा जो लोग पढ़ाते हैं जनजातियों के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, तो अब हम राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान की जनजातियाँ, तो राजस्थान की जनजातियाँ मीणा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मीणा जनजाति बहुत बार पूछी जाती है कि कहाँ की है, तो राजस्थान की। तो मीणा, भील, गरसिया, सहरिया और सांसी, ये जनजातियाँ राजस्थान की हैं, जिसमें से मीणा जनजाति तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मीणा राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। शेखावटी और राजस्थान के अन्य पूर्वी हिस्से क्षेत्रों में ये हावी है, मतलब कि वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा संख्या है। और ये मूल रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे, मीणा जनजाति के। और उदयपुर, सवाई माधोपुर व जयपुर जिलों में भी ये निवास करती है। और यह जनजातियों में सबसे विकसित जनजाति है, सबसे डेवलप जनजाति है। मीणा लोग अपने पूर्वज माला जुझार को बहुत सम्मान देते हैं। ये अपने पूर्वज को मानते हैं, माला जुझार को मानते हैं और उनको बहुत सम्मान देते हैं। और जैन मुनि मगन सागर जी ने भी अपने ग्रंथ मीणा पुराण में मीणा जनजाति के भगवान मीणा का वंशज माना है। और मीणा आपको समझ आ रहा होगा ना, मीणा मतलब मीन, मीन किसे कहते हैं, मछली। तो मीन मतलब मछली होता है। और मीणाओं के कुल देवता है भुज देवता। जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मीना के बाद है कौन सी, गरसिया जनजाति। देखिए बहुत सारी जनजातियां हैं, तो इसमें कई बार क्या होगा कि मैं आगे राज्यों को पढ़ाऊंगा, आपको यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट जनजातियां बता दूंगा, लेकिन डिटेल में हम वही जनजातियां पढ़ेंगे जिनसे डिटेल में पूछा जाता है। बाकी जनजातियों के बारे में अगर डिटेल में नहीं पूछा जाता तो उसको डिटेल में पढ़ने का फायदा नहीं है, वीडियो भी लंबी होगी और एक जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए कोई काम की नहीं होगी। क्योंकि एग्जाम आप यहाँ पर अगर पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए आगे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर मैं सारी जनजातियाँ मेंशन कर दूंगा कि हाँ जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिटेल में वही जनजातियाँ पढ़ेंगे जो कि परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। तो गरसिया जनजाति, तो गरसिया एक छोटी राजपूत जनजाति है जो कि दक्षिण राजस्थान के आबू रोड इलाके में रहती है। और प्रवासन के माध्यम से विवाह इस आदिवासी समूह द्वारा अपनाए जाने वाली एक दिलचस्प प्रथा है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी प्रथा है, प्रवासन। तो प्रवासन के माध्यम से जो विवाह है, इसका मतलब होता है कि जो विवाह के बाद लड़का है ना, ये लड़की के घर में रहकर जीवन यापन करेगा, यानी कि घर जंवाई हम जिसे कहते हैं वो प्रथा। जैसे कि हमारे में आप देखते हैं कि हमारे में मतलब कि जो लोकमान्य जो प्रथा है, उसमें क्या होता है कि जो महिला होती है वो पुरुष के घर जाती है विवाह के बाद। लेकिन इस जनजाति में क्या होता है, उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, उसी को कहते हैं प्रवासन।
कि जो लड़का होता है ना, वो लड़की के घर में जाके जीवन यापन करता है, और इसको कहते हैं घर जवाई जैसी प्रथा, जिसे हम बोलते हैं घर जवाई। और गरसिया के घर घर को घेर कहा जाता है। और गरसियों का जो मुखिया होता है टहलोत कहलाता है। और गरसियों का जो मृत्यु भोज होता है, आप कहेंगे यहाँ पर मृत्यु भोज की बात क्यों आ गई? क्योंकि ये सारे डाटा मैंने कहा ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने बुलेट पॉइंट में सीधा लिख दिया कि गरसियों का मृत्यु भोज कांघिया कहलाता है। एसएससी में पूछा गया था, इसलिए मैंने कवर किया है कांघिया। ये मृत्यु भोज किनका है? गरसियों का। वैसे अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन कितना डिटेल में पूछ लिया, लेकिन अब आपको आसान लगेगा कि हाँ आपने पढ़ा हुआ है, कांघिया गरसियों का मृत्यु भोज है। तो आगे चलते हैं सहरिया जनजाति। तो सहरिया वनवासी दक्षिण राजस्थान के कोटा, डूंगरपुर और सवाई माधोपुर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और जो सहरिया शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति सेहर शब्द से हुई है। सेहर का मतलब होता है जंगल में विचरण करने वाला, जंगल में घूमने वाला। और सहरिया जनजाति राजस्थान की सबसे शाई यानी कि शर्मीली जनजाति है। राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति। और इसके बारे में सबसे रोचक बात यह है कि यह जनजाति कभी भीख नहीं मांगती। मतलब कि कभी भी ये बैगिंग नहीं करते हैं, भीख नहीं मांगते हैं। और ये शिकार और मछली पकड़ना इनके आजीविका का मुख्य स्रोत है। और इनके घर को टापरा कहा जाता है, जो कि घास फूस खपरेल से बना घर होता है। अब आगे चलते हैं झारखंड में। तो झारखंड की संथाल, असुर, हो, बिरहोर, मुंडा और उरांव। असुर आपको बिहार में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बॉर्डर वाले स्टेट है ना, जनजातियां ऐसा नहीं है कि यहीं पर रहेंगी, बॉर्डर पार करके जाएंगे नहीं, वहाँ पर कोई दीवार तो है नहीं, वहाँ पर भी आ सकते हैं। लेकिन इनकी संख्या जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर मैंने इसलिए इनको यहाँ कवर किया असुर जनजाति को। ये बिहार में भी है। संथाल, असुर, हो, बिरहोर, मुंडा, उरांव, ये जनजातियाँ कहाँ की है? झारखंड की हैं। इनमें से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है संथाल और मुंडा, ये बहुत बार पूछी गई हैं कहाँ की है, तो ये झारखंड की जनजाति हैं। तो संथाल जनजाति पहले पढ़ते हैं। तो गोंड और भील के बाद जो संथाल है, ये देश का तीसरा सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। सबसे बड़ी हमने पढ़ा ना, जैसे भील है और गोंड है, उसके बाद ये देश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो संथाल संथाली बोलते हैं, और इनकी अपनी लिपि है, अपनी स्क्रिप्ट है, जिसे पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी कहा है। तो इनकी जो स्क्रिप्ट है वो है ओल चिकी। भाषा हम मतलब संथाली बोलते हैं, लेकिन ये उसको ओल चिकी कहते हैं। और ओल चिकी लिपि में संथाली को, जो संथाली भाषा है, इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भी किया गया है, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके लिए। नाम क्या है? ओल चिकी। और झिका दसैन झारखंड की संथाल जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है, जो आप ये देख रहे हैं, तो कहते हैं झिका दसैन, इनका लोक नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनटीपीसी में पूछा गया था। और संथाल के बीच विवाह का जो सबसे सामान्य रूप है, इसे बूपला कहा जाता है। और इस संथाल विवाह में 5 दिन लगते हैं। आगे चलते हैं असुर जनजाति। तो असुर जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के गुमला, लोहरदगा, पलामू और लातेहार जिलों में पाई जाती है। असुरों को लोहा गलाने और बनाने की पारंपरिक कला में दक्षता के लिए, उनकी निपुणता के लिए जाना जाता है। और असुरों में महिषासुर, महिषासुर आपने नाम सुना होगा ना, कि जो माँ दुर्गा ने जिसका वध किया था महिषासुर का। तो असुरों में महिषासुर को ये अपना पूर्वज के रूप में मानते हैं, महिषासुर को, जो असुर जनजाति है मतलब। और दुर्गा पूजा की बजाय, जब दुर्गा पूजा होती है, उसकी बजाय ये महिषासुर दासैन मनाते हैं, जो कि शोक की अवधि होती है इनके लिए। तो असुर जनजाति महिषासुर को अपना पूर्वज मानती है, उसी के कारण ये महिषासुर दासैन मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए ये चीज़, और आपको कितना कुछ आज नया सीखने को मिल रहा है। और आपके साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी हो रही है। तो लोहा गलाने और बनाने की पारंपरिक कला से ये दक्षता के लिए जाने जाते हैं। इनको आप देखेंगे मुकुट सा ये पहनते हैं, जिसमें 2 सींग होते हैं, ये वाला असुर जनजाति के जो पुरुष होते हैं ये पहनते हैं। तो आगे चलते हैं हो जनजाति। तो जो हो जनजाति है, भारत की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति है, जो कि मुख्यतः झारखंड में ही पाई जाती है। और इसके साथ ही आपको ये उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलेगी हो जनजाति। हो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हो शब्द का अर्थ होता है मानव। और हो जनजाति की जो आजीविका है, ये झूम खेती और वन उत्पादों का संग्रह है और मजदूरी पर आधारित है। जो इनका सामाजिक ढांचा है वो गोत्र प्रथा पर आधारित है। और विवाह में वधु मूल्य की परंपरा है, ब्राइड प्राइस की परंपरा है। तो आप कहेंगे कि वधु मूल्य क्या होता है? तो वधु मूल्य समझाता हूं मैं आपको क्या होता है। तो देखिए, वधु मूल्य परंपरा जो होती है, ये दहेज का उल्टा होती है। दूल्हे या उसके परिवार के द्वारा दुल्हन के परिवार को धन, सामग्री या सेवा के रूप में कुछ देना वधु मूल्य कहलाता है।
तो ब्राइड प्राइस जिसे कहते हैं वधु मूल्य, और एक होता है डावरी। डावरी मतलब होता है दहेज। ये दोनों इक्वल नहीं है, मैंने काटा हुआ है, इक्वल को काटा हुआ है कि दोनों एक समान नहीं है। वधु मूल्य क्या है और दहेज क्या है? जो दहेज है ये लड़की वाले लड़के को देते हैं, जो आपको पता है, लेकिन ये गैर कानूनी है समाज में, गैर कानूनी अपराध है दहेज देना। लेकिन वधु मूल्य क्या है? ये लड़का लड़की वालों को देता है, ब्राइड प्राइस। समझ गए आप? ये जनजाति हो जनजाति वधु मूल्य की परंपरा में है। इसमें लड़के वाले लड़की को देते हैं, उल्टा मतलब रिवर्स वाला मामला है, दहेज का रिवर्स। अब आगे चलते हैं बिरहोर जनजाति। तो बिरहोर जनजाति झारखंड की एक विशेष और अति पिछड़ी आदिवासी जनजाति है। अब बिरहोर इसका मतलब क्या है? बिर मतलब होता है जंगल और होर मतलब होता है लोग। अब आप समझ जाइए बिरहोर का मतलब क्या है? जंगल में रहने वाले लोग। तो जंगल में रहने वाले लोग, और ये मुख्यतः हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो और क्या कहते हैं लोहरदगा आदि जिलों में पाए जाते हैं। और बिरहोर जो होता है ना, बिरहोर जनजाति जो है ये मूलतः घुमंतू शिकारी और संग्रहक रहे हैं। घुमंतू मतलब जनजाति रही है, और इनकी आजीविका क्या रही है? तो ये अपना मतलब कि कैसे ये पालन पोषण करते हैं, कैसे इनकी आजीविका चलती है, तो रस्सियां बनाना इनकी पारंपरिक कला रही है। और उसके बाद ये अपना जो पेट भरते हैं शिकार करके, कंदमूल संग्रह करके, और वन उपज बिक्री पर आधारित है, मतलब कि जो फसलें वन में उगी हुई हैं उनको बेचकर। और धार्मिक रूप से ये प्रकृतिक पूजक होते हैं। वैसे भी जितनी भी जनजातियां होती हैं वो नेचर लवर होती हैं, प्रकृति पूजक होती हैं। और मुख्य देवी देवता इनके जांगो बुरू हैं, यानी कि पर्वत देवता। प्रकृति पूजक हैं तो प्रकृति ही इनकी मतलब कि देवी देवता भी वही होंगे। पर्वत हो गया, कोई वृक्ष हो गया जिसे वे मानते हैं, ऐसा। तो देख रहे हैं आप हमारा जो भारत, आज आप देख रहे होंगे कितनी विविधता है इसमें, कितनी सारी जनजातियों के बारे में आपको आज जानने को मिल रहा है। तो बिरहोर के बाद चलते हैं मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति आपने सुना होगा बिरसा मुंडा का नाम। तो मुंडा जनजाति मुख्यतः छोटा नागपुर के पठार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल, बिहार में पाई जाती है, और मुख्य रूप से झारखंड में। और यह जनजाति झूम खेती, वन उपग्रह संग्रह और मजदूरी से जीवन यापन करती है। और जो मुंडा समाज है ना, ये कुल पर आधारित होता है, और यह लोग समगोत्रीय विवाह, सेम गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। और मुंडा जनजाति कौन सा धर्म मानती है? तो सरना धर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुंडा जनजाति कौन सा धर्म मानती है? सरना धर्म मानती है, और ये प्रकृति पूजा करते हैं। और इनके प्रमुख देवता हैं सिंह बोंगा, कहते हैं जिन्हें, ये का अर्थ है सूर्य। सिंह बोंगा इनके मतलब के प्रमुख देवता हैं। और जाहेर एरा, धरती माता जिन्हें हम कहते हैं जाहेर एरा, इनके प्रमुख देवी देवता हैं, सूर्य और धरती। और इनका प्रमुख त्यौहार है सरहुल। सरहुल तो बहुत बार पूछा गया है कि ये कहाँ का त्यौहार है, तो वो झारखंड में मनाया जाता है। वैसे लोक त्यौहार कहाँ का है? झारखंड का है। और जनजाति मुंडा जनजाति। माघे और कर्मा इनका प्रमुख त्यौहार है। और मृतकों को दफनाया जाता है और कब्र पर लगाया गया, इनमें क्या होता है? मृतकों को दफनाया जाता है, प्रकृति पूजक हैं। और ये मुंडा जनजाति मृतकों को दफनाती है। और कब्र पर लगाया गया सिंसंदरी, पूछा गया कि सिंसंदरी से आपका क्या तात्पर्य है? ये पत्थर वंशावली का प्रतीक होता है। जब ये दफनाते हैं ना, तो उस पर एक पत्थर जो लगाते हैं, जो उनके वंशावली का प्रतीक होता है, उसको कहते हैं सिसंदिरी। क्या? सिसंदिरी। और जांग टोपा नामक अनुष्ठान में ये पूर्वजों की अस्थियों को सम्मान पूर्वक जलाशय में प्रवाहित करते हैं। इनमें जो अनुष्ठान होता है, इसमें पूर्वजों की अस्थियों को सम्मान पूर्वक जलाशय में प्रवाहित करते हैं। तो आपके दिमाग में एक बात आई? कौन सी बात? अभी अभी हमने कुछ पढ़ा, आपको कुछ अजीब नहीं लगा? यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि मुंडा जो जनजाति है ये क्या करती है कि जो मृतक हैं, मतलब कि जो मर जाते हैं, उनको दफनाती है। और अगली लाइन पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि जांगटोपा नामक अनुष्ठान में ये पूर्वजों की अस्थियों को सम्मानपूर्वक कहाँ? जलाशय में प्रवाहित करते हैं। तो जब दफनाया गया तो हड्डियां कहाँ से प्रवाहित हो गई? आपको कुछ अजीब लगा यहाँ पर? अगर आपने पढ़ा होगा फिर तो आपको अजीब नहीं लग रहा होगा, लेकिन कई पहली बार सुन रहे होंगे, बाद में कमेंट में कहेंगे कि यहाँ पर सर दफना दिया गया तो उनको प्रवाहित कैसे कर दे रहे हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है ना कि मुंडा जनजाति अपने मृतकों को दफनाती ही है, ठीक है, ये सही है। लेकिन एक खास मौके पर एक जांग टोपा ये अनुष्ठान करते हैं। उस समय क्या करते हैं ये कि जो उनके दफनाए के पूर्वज है ना, उनकी हड्डियों, अब उसको कब्र को खोदते हैं, जाहिर सी बात है, खोद कर जो हड्डियां हड्डियां तो आपको पता है बची रहेंगी ना, हड्डियों को ये उसमें जल प्रवाहित करते हैं। तो एक तरह का विस्तार ही है दफनाने का। पहले इन्होंने दफनाया, और सभी मुंडा जनजाति के लोग नहीं ये अनुष्ठान करते। जो जांगटोपा अनुष्ठान है, मतलब ये सभी नहीं करते हैं। उसमें से कुछ इस अनुष्ठान के तहत जो पुरानी कब्र के पूर्वज हैं उनकी अस्थियां निकालते हैं, उन्हें सम्मान पूर्वक जलाशय जैसे कि नदी या तालाब में प्रवाहित करते हैं।
और इसमें दोनों बातें, दफनाना और अस्थि प्रवाह, शामिल हो जाता है। तो उनके, तो ये आप समझ गए कि अब में वो ना रहे कि कन्फ्यूज़न ना रहे कि हाँ दफना दिया गया तो अस्थि कैसे उसमें जल प्रवाह हो रही है। तो एक अनुष्ठान होता है जिसमें वो कब्र को खोदते हैं और खोद कर जो हड्डियाँ होती हैं पूर्वजों की, उनको जल प्रवाहित कर देते हैं। तो इसको जांगटोपा कहा जाता है। और बिरसा मुंडा जनजाति के गौरव, बिरसा मुंडा जो आपको पता है जनजाति के गौरव रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और इन्हीं के आपको पता है कि जन्म दिवस के अवसर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किस तारीख को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, अभी हमने शुरू में पढ़ा था। आप जल्दी से कमेंट करिए, भले आप पढ़ रहे हैं साथ साथ कमेंट करिए कि हाँ आपको याद रहे, मैं देखूं कि आपको कितना याद है कि किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। उरांव जनजाति, तो यह जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार में पाई जाती है। और जो उरांव लोग हैं ना, ये कुड़ुक या कुरुक भाषा बोलते हैं। कुड़ुक या कुरुक भाषा, उसी को कुड़ुक कोई कुरुक कह रहे हैं हम। और जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, इसलिए इन्हें कुड़ुक जनजाति भी कहते हैं। और यह एक पितृसत्तात्मक और कृषि आधारित जनजाति है। और पाहन इनके धार्मिक अनुष्ठानों का मुख्य पुजारी होता है। एक जगह पूछा गया था ना, तो मैंने इसलिए इसको अलग से कवर कर दिया कि जो उरांव जनजाति होती है, ये जो अपना धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, तो जैसे हम पंडित को बुलाते हैं ना, तो इनका जो पुजारी होता है उसे पाहन कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने कहा इसको कवर कर देता हूँ ताकि छूटे ना आपका। और जो उरांव जनजाति है ना, इनमें विवाह परंपराएं जो है वो दो प्रथाएं प्रचलित हैं। एक है अंडी विवाह और एक है ओपोर तोपी विवाह। तो अंडी विवाह क्या है? तो अंडी विवाह में जैसे अरेंज मैरिज, मतलब कि बातचीत और पारिवारिक सहमति के द्वारा होने वाला विवाह अंडी विवाह कहलाता है। अब ये ओपोर तोपी विवाह क्या है? तो जब लड़का लड़की का अपहरण करके विवाह करता है। अपहरण तो आप समझ रहे हैं ना क्या होता है, कि जब लड़का लड़की का अपहरण करके विवाह करता है तो उसे ओपोर तोपी विवाह कहा जाता है। तो इनमें दो प्रथाएं प्रचलित हैं। अब आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ में। तो देखिए, वैसे जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये एक जनजाति बाहुल राज्य है। और छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो कुल 42 जनजातियां पाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा जनजातियां हैं। तो सभी जनजातियां इंपॉर्टेंट हैं? नहीं, ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ की। बाकी जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो गोंड, कोरबा, हलवा, कोरकू, बिंझवार, कमार, कंवर, खारवार, भैना, ओरांव, बैगा, मारिया, मुरिया और नगेशिया, ये जो कुछ प्रमुख जनजातियां हैं ये छत्तीसगढ़ की हैं। जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कोरबा जनजाति। कोरबा हो गया, खरवार हो गया, हम आगे डिटेल में पढ़ा देता हूं उनको मैं। तो कोरबा जो जनजाति है ना, इनकी उपजाति में दिहारिया एवं पहाड़ी कोरबा प्रमुख है। और दिहारिया कोरबा, जो दिहारिया कोरबा है ये कृषि कार्य करते हैं, इसी कारण इन्हें किसान कोरबा भी कहा जाता है। और जो पहाड़ी कोरबा को बेनबरिया भी कहा जाता है। कोरबा जनजाति है ये इनकी अपनी पंचायत होती है, जिसे मैयारी कहते हैं। और कोरबा जनजाति का जो मुख्य त्यौहार होता है वो कर्मा होता है। और इनके जो प्रमुख देवता होते हैं वो भीमसेन होते हैं। और हलवा जनजाति, तो हलवा खाने वाला हलवा नहीं है, ये जो हल हल है ना वो वाला हलवा। तो हल वाहक होने के कारण इस जनजाति का नाम हलवा पड़ा। और हलवा कुशल कृषक होते हैं। और बिंझवार जनजाति, ये विंध्याचल वासिनी की पूजा करते हैं। और ये अपने को विंध्यावासिनी पुत्री 12 भाई बेटिकर को अपना पूर्वज मानते हैं। विंध्यावासिनी पुत्री 12 भाई बेटिकर को। और खारवार जनजाति, इन्हें कथवार भी कहा जाता है। कथवार मतलब कि क्या? कत्था। कत्था आपको पता है ना, जो पान में आप देखते ही लगता है कत्था। तो कत्था का व्यवसाय करने के कारण इस जनजाति को कथवार इनका नाम पड़ा और उसी से खारवार बन गया। तो खारवार जनजाति कथवार जनजाति कहा जाता है क्योंकि ये कत्थे का व्यवसाय करते हैं। तो आगे चलते हैं। तो अब हम पश्चिम बंगाल में जो इंपॉर्टेंट जनजातियां डिटेल में पढ़ने वाली थी वो मैंने बता दिया। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में भी वैसे देखें तो आप बहुत सारी जनजातियां हैं। होस, कोरा, मुंडा, उराव, भूमिज, संथाल, गेरो, लेप्चा, असुर, बैगा, बंजारा, भील, गोंड, बिरहोर, खोंड, कोरबा, लोहरा। तो आप कहेंगे कि ये सारी जनजातियां तो और भी राज्यों में कुछ कुछ, जैसे मुंडा आप कहेंगे झारखंड में भी है, हाँ पश्चिम बंगाल में भी हैं, तो पर बहुल रूप से नहीं है। इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पढ़ ले रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है ना, ऐसे आ जाता है प्रश्न कि देखिए जो लिखा होगा मुंडा जनजाति और नीचे दो कथन दिए होंगे कि यह पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में पाई जाती है, केवल पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। तब आपको पता होना चाहिए कि हाँ पश्चिम बंगाल में भी है, इसलिए मैंने यहाँ भी साथ साथ किया हुआ कवर। तो भूमि जनजाति,
तो भूमिज भारत का एक मुंडा जातीय समूह है, मुंडा जनजाति के अंदर ही समझ लीजिए। और वे मुख्य रूप से भारतीय राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में रहते हैं, और ज़्यादातर पुराने सिंहभूम जिलों में और बांग्लादेश में भी एक बड़ी आबादी इनकी पाई जाती है। वे भूमिज भाषा या होड़ो भाषा बोलते हैं और लिखने के लिए अल अनल लिपि का उपयोग करते हैं। और मुगलों के टाइम और ब्रिटिश शासनकाल में इन्हें चुआड़ कहा जाता था। क्या? चुआड़। और भूमिज का अर्थ क्या होता है? भूमि नाम है तो मतलब कि वह जो मिट्टी से पैदा हुआ हो। और कला संस्कृति में फिरकल नामक पारंपरिक मार्शल आर्ट इनका लोक नृत्य है। कौन सा? फिरकल, भूमि जनजाति का। अब आगे चलते हैं। मतलब ये जनजाति ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, भूमिज, क्योंकि इससे ये डिटेल में पूछा गया था, पश्चिम बंगाल की जनजाति भूमि से, इसलिए मैंने इनको इतना डिटेल में कवर कर दिया। अब आगे है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जनजातियां हैं अमीन दिवी, कोया, मालमिस और मेलाचेरिस। तो पहले अमीन दिवी जनजाति पढ़ते हैं। तो लक्षद्वीप में बसने वाले ये सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। मुख्यतः ये अमीन द्वीप, क्योंकि जो लक्षद्वीप है बहुत सारे द्वीप है ना, उनका समूह है, तो अमीनी द्वीप में ये निवास करते हैं, इसलिए इसे अमीन द्वीप जनजाति कहते हैं। और हस्तशिल्प कला में, हैंडीक्राफ्ट में ये निपुण होते हैं। जैसे सीप, मूंगे, नारियल, रेशा आदि से ये वस्तुएं बनाते हैं। और ये लोग त्योहारों और अनुष्ठानों को बहुत ही अनोखे ढंग से मनाते हैं, जिससे इनकी सांस्कृतिक पहचान बनती है। जो कोया जनजाति है, पहले यह समाज तरावाड़ी के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप में भूमि के प्रमुख मालिक लैंड ओनिंग क्लास मानी जाती है कोया जनजाति। एक तरह से समझ लीजिए कि जमींदार है वहाँ के ये जनजाति, मतलब कि भूमि के प्रमुख मालिक। और यह समुदाय सामाजिक रूप से ऊंचे दर्जे का, अब जमींदार है, इनके पास जमीनें हैं, तो दर्जा इनका समाज में ऊंचा ही रहेगा, और पारंपरिक रूप से प्रभावशाली रहे हैं। कोया जनजाति के बाद है मालमिस जनजाति। अतीत में यह कोया समुदाय के नाविक हुआ करते थे। कोया जनजाति मैंने बताया ना कि वहाँ की ऊंचे दर्जे की जनजाति है, जो जिनके पास जमीनें हुआ करती थी। जमीनें हैं तो मतलब कि एक तरह से राजा वाले लोग, जैसे यहाँ पर भी जो जिनके पास जमीनें हैं, साहूकार थे पहले, उनके आगे नौकर नौकर चाकर रखते थे वो। उसी तरह जो मालवी जनजाति थी, ये क्या करती थी? अब लक्षद्वीप क्या है? समुद्र के बीच में द्वीप है, तो वहाँ पर कारें तो चलेंगी नहीं उस समय, तो क्या चलते थे? नाव। ये नाविक होते थे, और नौकायन और समुद्री दिशा ज्ञान में ये भी बहुत निपुण होते थे, मालवी जनजाति। और इनकी मदद से ही कोया जो है ये समुद्री व्यापार कर पाते थे। समुद्री व्यापार वगैरह जो होता था, ये कोया जनजाति इनकी मालवी जनजाति की मदद से ही कर पाती थी, क्योंकि ये नौकायन करते थे, और ये समुद्री नौकायन करते थे, और जो समुद्री दिशा होती ना, दिशा ज्ञान, उस समय का गूगल मैप यही होते थे। उसके बाद है मेलाचेरी जनजाति। लक्षद्वीप के मुख्य श्रमिक समुदाय के रूप में ये माने जाते हैं। कृषि, निर्माण और सामान्य कार्य में इनकी भूमिका सबसे अधिक है। इनका सामाजिक दर्जा अन्य समुदायों से निम्न माना जाता है। आगे है अंडमान और निकोबार। तो इसके ग्रेट अंडमानी, ये जनजाति तो नहीं पूछी जाएगी कि ग्रेट अंडमानी कहाँ की है, आप सीधे बता देंगे। ओंगे जारवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जारवा। ये तो मतलब कि एसएससी हो, रेलवे हो, पता नहीं कौन कौन से एग्जाम में मैंने इसको देखा कि जारवा जनजाति कहाँ की है, तो अंडमान निकोबार की है। सेंटिनली और शोम्पेन, ये अंडमान और निकोबार की जनजाति हैं। पहले तो हम ग्रेट अंडमानी, तो कभी अंडमान द्वीप समूह की ये सबसे बड़ी जनजाति रही है। ग्रेट अंडमान जनजाति की संख्या अब घटकर केवल 43 हो गई है, और ये अब स्ट्रेट द्वीप पर ही बसे हुए हैं। अंडमान आपको पता है ना, अंडमान और निकोबार भी द्वीपों से ही बना हुआ है, तो स्ट्रेट जो द्वीप है उस पर ये बसे हुए हैं। और ऐतिहासिक रूप से इन्हें एबरडीन की लड़ाई में ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए जाना जाता है। ओंगे जनजाति, तो भारत की सबसे आदिम शिकारी संग्राहक जनजातियों में से एक है ये। लिटिल अंडमान में मुख्य रूप से डुगोंग क्रीक और साउथ बे में ये निवास करती है, और पारंपरिक रूप से ये प्रकृति पर निर्भर रहने वाले, और ये लोग अब सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं और अपने डोंगी निर्माण तथा शिल्प कला के लिए जाने जाते हैं। मतलब कि ये भी एक तरह से नाव ही बनाते हैं, उसके लिए ये जाने जाते हैं। ओंगे जनजाति। जारवा जनजाति, तो जारवा तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है कहाँ की, तो अंडमान और निकोबार की है। मध्य और दक्षिण अंडमान के पश्चिम तट पर रहने वाले एक खानाबदोश शिकार संग्रहकर्ता जनजाति है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 380 है। अच्छा, एक चीज और, खानाबदोश जो आप देख रहे हैं, बार बार हम पढ़ रहे हैं जनजातियों में कि ये जनजाति खानाबदोश है, ये जनजाति खानाबदोश है। तो आपको खानाबदोश का मतलब पता है ना? नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे लगा शायद आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी पता तो यहाँ पर आपको सब पता चलेगा। तो खाना तो आप समझ रहे हैं कि खाना होता क्या है, खाना तो आपको पता है ना, भोजन। और बदोश क्या होता है? बदोश होता है खाना होता है भोजन, बदोश होता है, अगर इसको हम सीधा मतलब भटकने वाला, इसको हम कहते हैं।
इधर उधर घूमने वाला, भटकने वाला ज़्यादा सही रहेगा। और खाना मतलब होगा, आप भोजन समझ लीजिए। अब आप समझ गए कि भोजन के लिए इधर उधर भटकने वाला। पहले जो जनजातियां हैं ये भोजन की तलाश में, जीवन यापन की तलाश में लगातार अपनी जगहों को बदलती रहती हैं। मतलब खाना बदोश का मतलब है कि ये जनजाति जो होगी घुमंतु होगी, एक जगह पर नहीं रहेगी, क्योंकि ये शिकार करते थे ना। जैसे मान लीजिए कि कोई जंगल है, वहां पर ये जनजाति शिकार कर रही है, अब वहां पर कितने जानवर होंगे, एक ना एक दिन तो खत्म होंगे ही ना, अगर ये शिकार कर करके उनको खाना शुरू कर देंगे तो वहां पर जैसे शिकार करेंगे, जानवर खत्म हो गए तो ये भटकेंगे, दूसरी जगह जाएंगे अपने शिकार की तलाश में। तो इसीलिए ये एक जगह निवास नहीं करते थे, खाना बदोश होते थे। समझ गए आप? खाना बदोश का मतलब होता है कि जो नोमैडिक, नोमैडिक इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं घुमंतु, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाली, मतलब परमानेंट एक जगह पर ये कहीं पर नहीं रहते। और उसका अगर इसका जो वर्ड है, इसका जो शब्द है खाना बदोश, इसी को हम तोड़ें तो खाना मतलब भोजन, बदोश मतलब भटकने वाला। मैंने कहा इसको बता दूं, क्योंकि बार बार अभी मैं देख रहा था कि बार बार मैं आपको खाना बदोश तो बता रहा हूँ, पता नहीं आप में से कईयों को पता है कि नहीं इसका मतलब, तो क्लियर कर दिया। अब आगे चलते हैं। सेंटिनली जनजाति, तो यह एक शिकार और संग्रह करने वाली जनजाति है जो उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर निवास करती है, और ये बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण रहती है। मतलब कि कई जनजातियां क्या है ना, अब लोगों में घुल मिल चुकी हैं। जो जनजातियां आप देखेंगे कि वो सरकारी सेवाओं का भी लाभ उठा रहे हैं और लोगों में काफ़ी घुल मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी जनजातियां हैं जो बाहरी जो इंटरफेयर है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। तो ये जो जनजाति है सेंटिनली जनजाति, ये शत्रुतापूर्ण जनजाति है, ये बाहरी लोगों के प्रति अभी बर्दाश्त, उनका इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि वर्ष 1991 के बीच कुछ समय के लिए मैत्रीपूर्ण संपर्क हुआ था, लेकिन ये लोग ज़्यादातर बातचीत नहीं करते, उससे बचते ही हैं। और इनकी जनसंख्या 2001 में जब हुई थी जनगणना, तो 39 थी। अब आगे चलते हैं सिक्किम में। तो सिक्किम की 3 जनजातियां आपको याद रखनी है, लेप्चा, लिम्बू और भूटिया। तो जो लेप्चा जनजाति है ना, ये स्थानीय आदिवासी मूल निवासी माने जाते हैं सिक्किम के, वहाँ के मतलब मूल निवासी, जो वहाँ की मूल जनजाति है। और स्वयं को ये रोंग कहते हैं, रोंग। और प्रकृति पूजक कानमग नामक देवता की ये पूजा करते हैं। और इनकी लेप्चा लेप्चा भाषा जो है ना, वो तिब्बती बर्मा भाषा परिवार से जुड़ी हुई है। और जो लिम्बू जनजाति है, ये नेपाल मूल की जनजाति है, जो कि सिक्किम में संख्या में प्रमुख है। और स्वयं को ये याकथुंग कहते हैं। और इनकी भाषा लिम्बू है, जो कि किराती भाषा समूह की है। और परंपरागत रूप से भी ये कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, और मुंडुम धर्म, जिसे मुंडुम धर्म कहते हैं, जिसे हम प्राकृतिक धर्म कह देते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। और इनकी जो सामाजिक संरचना है वो कुलों पर आधारित होती है। आगे चलते हैं। भूटिया जनजाति, तो मूलतः तिब्बती मूल की जनजाति है, और 15वीं शताब्दी में तिब्बत से ये सिक्किम आए थे। और लामा धर्म यानी कि तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। आपने सुना होगा ना दलाई लामा, जो सबसे मतलब इनके सबसे मेन वो होते हैं, और जिन मेन गुरु होते हैं दलाई लामा कहते हैं। तो लामा धर्म, इनकी जो भाषा होती है भूटिया सिक्किमी है, जो तिब्बत से मूल मिलती जुलती है। और पारंपरिक जो इनकी पोशाक होती है वो बखू, आप ये देख रहे हैं, बखू पहनते हैं। और लोसार इनका प्रमुख त्यौहार है। लोसार वैसे भी पूछा जाता है कि कहाँ का त्यौहार है, तो सिक्किम का त्यौहार है। और जनजाति पूछ ली जाए आपसे तो भूटिया जनजाति। अब चलते हैं नागालैंड में। तो नागालैंड की कुछ जनजातियां हैं, कचारी, कुकी, नागा, अंगामी और जेलियांग। तो नागा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नागा तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो नागा जनजाति नागालैंड की मुख्य जनजातीय पहचान। नागा एक सामूहिक नाम है जिसमें कई सारी उपजनजातियां आती हैं। मतलब इसके अंदर नागा एक, मतलब नागा लैंड, नागाओं का लैंड, इसके अंदर कई सारी उप जनजातियां आ जाती हैं, जैसे अंगामी, सेमा, लोथा, ओ, ये सभी नागा जनजाति के अंदर ही आ जाती हैं। और परंपरागत रूप से योद्धा संस्कृति, मतलब काफ़ी ये लड़ाकू रहे हैं नागा जनजातियाँ। अंग्रेजों को भी इन्होंने पसीने छुड़ा दिए थे नागालैंड, वहाँ पर भी मतलब पूर्ण रूप से वो अधिकार नहीं कर पाए थे नागालैंड में, क्योंकि यहाँ वहाँ के जो जंगल हैं काफ़ी घने हैं, वहाँ का जो टेरेन है ना उसके उससे ये वाकिफ़ है। अंग्रेज भी मतलब वहाँ पर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाए थे नागालैंड में। प्रमुख त्यौहार इनका हॉर्नबिल महोत्सव, जो कि बहुत बार पूछा गया है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का है, नागालैंड। मतलब कि इतनी बार ये पूछा गया ना, हर साल पूछा ही जाता है, कोई ना कोई एग्जाम हो कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का है, तो नागा जनजातियों को जोड़ता है। और ये खेती खासकर झूम खेती स्लैश एंड बर्न करते हैं, झूम खेती करते हैं। और झूम खेती आपने देखा होगा कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये जनजाति झूम खेती करती है। तो झूम खेती क्या होता है, ये प्रश्न भी एक आता है, इसे स्लैश एंड बर्न कहते हैं। तो इसमें क्या होता है थोड़ा आपको बता देता हूँ झूम खेती, क्योंकि कई कई जो नई नई टर्मिनोलॉजी आती है, वैसे वीडियो को मैं आगे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको जानना जरूरी होता है कि झूम खेती क्या है। तो देखिए झूम खेती में क्या होता है ना, जो जनजातियाँ ज़्यादा जंगलों में ये खेती होती है, उसमें क्या होता है जहाँ पर घने जंगल होते हैं, कि जनजाति क्या करती है, पहले एक जंगल की ज़मीन चुनती है। एक जंगल की ज़मीन उन्होंने चुन ली जहाँ पर पेड़
पौधे लगे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, तो उसके बाद क्या करेगी, उन पेड़ पौधों को काट देते हैं। ये पेड़ पौधों को काट देंगे, काट कर उन पेड़ पौधों को सुखा देंगे, काटने के बाद सूख जाएंगे। सूखने के बाद क्या करते हैं, उन लकड़ियों को जला देते हैं, सूखी हुई लकड़ियां जला देंगे। इसीलिए इसे स्लैश एंड बर्न कहते हैं। पहले काटेंगे फिर बर्न करेंगे, उन्हें जला देंगे। जलाने के बाद क्या होता है कि जब ये पेड़ पौधे जल जाएंगे सूखने बाद, तो उनकी राख बनेगी, बनेगी ना राख। तो राख क्या करते हैं, ये मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी मिल जाएगी। वहाँ की जो मिट्टी है, पेड़ पौधे जले, उनको काटा, जमीन बन गई, उसको जला दिया, उसकी राख बन गई, राख मिट्टी में मिल गई। जब ये राख मिट्टी में मिल जाती है तो वो मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। जब उपजाऊ बना देती है, फिर ये उस पर धान मक्की और जो फसलें हैं उसकी खेती बोते हैं। और कुछ साल बाद क्या होता है कि जो उसकी उपजाऊ क्षमता होती है ना, वो कम हो जाती है। जिसके बाद उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, फिर ये उसको छोड़कर नई जमीन पे जाते हैं और उस पर झूम खेती करते हैं। इसीलिए इसे शिफ्ट कल्टीवेशन भी कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि शिफ्ट करते रहना, एक जगह से दूसरी जगह खेती करते रहना। इसीलिए इसे हिंदी में झूम खेती कह देते हैं। यहाँ पर फिर उसके बाद झूम के कहीं और गए, वहाँ पर खेती की। समझ गए, पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया मैंने डिटेल में कि क्या होती है झूम खेती। इसे शिफ्ट कल्टीवेशन भी कहा जाता है कि एक जगह जंगल को चुनना, वहाँ के पेड़ पौधे काटना, उन्हें सुखाकर जलाना, फिर उसकी राख मिट्टी में मिल जाती है, वो ज़मीन उपजाऊ हो जाती है, फिर वहाँ खेती की जाती है। कुछ समय बाद वो खेती करने लायक नहीं बचती क्योंकि उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है, तो ये दूसरी जगह पर जाते हैं। क्योंकि अभी इनको इतना तो है ना कि यहाँ खाद वगैरह, मतलब जनजाति है ना भाई, कि अभी इतना तो नहीं ना कि खाद डालेंगे, आजकल तो यूरिया ये सब आ गया है। पर जनजाति हैं ये, उस समय कि हाँ भाई अब नहीं रहा खेती करने लायक, तो अगली उस पर ज़मीन पर चले जाते हैं, वहाँ खेती करते हैं। तो उसी को झूम खेती कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। तो आगे अंगामी जनजाति। तो नागा समुदाय की प्रमुख उप जनजाति मुख्यतः, मतलब ये नागा समुदाय के ही अंदर आती है अंगामी जनजाति भी, लेकिन पूछी जाती है कि अंगामी जनजाति कहाँ की है, तो नागालैंड की है। और ये मुख्य रूप से कोहिमा जिले में रहते हैं और संपन्न और संगठित जनजाति मानी जाती है काफ़ी ये। और परंपरागत रूप से ये भी झूम खेती करते हैं, लेकिन अब टेरेस खेती की ओर बढ़ रहे हैं, टेरेस फार्मिंग करने लगे हैं ये। और प्रमुख त्यौहार इनका है सैक्रेनी। और सामाजिक जीवन में मोर्च या युवाओं के सामुदायिक छात्रावास का ये महत्व है। तो अंगामी जनजाति से बस यही पूछा जाता है कहाँ की है, नागालैंड की है। और इनका प्रमुख त्यौहार है कि सैक्रेनी, याद रख लेना। उसके बाद है जेलियांग जनजाति। यह जेमे, लियांगमई और रोंगमई जनजातियों का एक संयुक्त रूप है, उन्हीं को बनाकर बनता है जेलियांग। और मुख्यतः ये पैरन जिले में निवास करते हैं और इनकी संस्कृति में नृत्य, लोकगीत और सामाजिक मेल मिलाप का विशेष स्थान है। और खेती और शिकार मुख्य पेशा है। और प्रमुख त्यौहार है मलई नेगी है और हेगा। ज़्यादातर ये नहीं पूछा जाता, बस यही यहाँ से पूछा गया है कि जेलियांग जनजाति कहाँ की है, तो नागालैंड की है। उसके बाद है अपना कुकी जनजाति। तो कुकी आपको पता है काफ़ी खबरों में रहती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो भारत म्यांमार सीमा से जो सटे हुए क्षेत्र है ना, वहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है। और विशेष रूप से देखा जाए तो जो नागालैंड का दक्षिणी भाग है, वहाँ पर ये तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं और पारंपरिक रूप से योद्धा समुदाय, और अब खेती और अन्य व्यवसाय से लगे हुए हैं। ये भी योद्धा समुदाय, मतलब कि लड़ाकू जनजाति रही है। और इनका प्रमुख त्यौहार मीमकूट और चापचर कूट रहा है। और बहुसंख्यक ईसाई धर्म के अनुयायी हैं इनमें, कुकी जनजाति के। अब आगे चलते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक की जनजातियां बेदार, टोडा, हक्की पिक्की। हक्की पिक्की आपने सुना होगा। जेनु कुरुबा, कडू कुरुबा, कटुन्याकन जनजाति, कोंडा कपूर जनजाति और शोलागा जनजाति सॉरी। तो इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ लेते हैं, बाकी ये सब एक बार मैंने आपको बता ही दी कहाँ की हैं। जो हक्की पिक्की है, आपको पता है कि वो एक आदिवासी तेल वाला, आपने देखा होगा ना, बहुत प्रचार आ रहा था, बहुत एडवर्टाइजमेंट आ रही थी। तो उसमें यही बताते हैं कि ये जो तेल है आदिवासी तेल, ये कर्नाटक की हक्की पिक्की जनजाति द्वारा बनाया जाता है। उसी रूप से उन्होंने उसको ब्रांड को प्रमोट किया है, आदिवासी तेल वाला। तो हक्की पिक्की जनजाति कर्नाटक की है। हक्की का मतलब होता है पक्षी और पिक्की का मतलब होता है पकड़ने वाला। हक्की पिक्की पक्षियों को पकड़ने वाला, इन्हीं को हम बहेलिया कह देते हैं। और अपने नॉर्थ इंडिया में परंपरागत रूप से ये घुमंतू शिकारी और पक्षी पकड़ने वाले रहे हैं। और अब ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और दवाओं के व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध है। और यह समुदाय कई बार विदेशों में भी अपने ज्ञान के लिए चर्चित रहा है। तो हक्की पिक्की कहाँ का ट्राइब है? कर्नाटक की। उसके बाद है जेनु कुरुबा जनजाति। जेनु का मतलब होता है शहद, और यह जनजाति मधु संग्रहण यानी शहद संग्रहण, शिकार और जंगल पर निर्भर है। और दक्षिण कर्नाटक में ये निवास करती है। उसके बाद है कटुनायकन जनजाति। इन्हें पल्लव वंश के वंशज कहा जाता है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, पूरा हिस्ट्री पढ़ाई हुई है, उसमें पल्लव वंश भी पढ़ाया हुआ है। तो उनके वंशज माने जाते हैं, ये अपने आप को कहते हैं। और जंगल में रहने वाले, शहद, फल, सब्जियों और औषधियों पर ये निर्भर हैं। और ये
समुदाय जो है कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर अधिक मिलता है, जो सीमा है वहाँ पर बाउंड्री पर। उसके बाद है मेघालय। तो मेघालय की 3 जनजातियाँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गारो, खासी, जयंतिया। और तीनों की खासियत पता क्या है? मेघालय की जो तीनों जनजातियाँ हैं, इनकी खासियत क्या है? ये तीनों जनजातियाँ मात्र सत्तात्मक हैं। जैसे आप ज़्यादातर देखेंगे कि भारत में पुरुष सत्तात्मक रहता है ना, सारा का मतलब कि फादर के बेसिस पे रहता है, और ये मात्र सत्तात्मक है। यहाँ पर महिलाओं का ज़्यादा बोलबाला है इस जनजाति में, जो मुखिया भी होगी महिलाएं होगी परिवार की, महिलाओं का बोलबाला है। तो ये मात्र सत्तात्मक समाज है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और पश्चिमी मेघालय में निवास करती है गारो जनजाति, ये स्वयं को आचिक कहते हैं और तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित गारो भाषा बोलते हैं। इनका समाज मैंने आपको बताया मात्र सत्तात्मक है, तीनों का ही, गारो का भी, खासी जयंतिया का भी। और प्रमुख त्यौहार वंगाला फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो त्यौहार है ना वंगाला। ये आप देखेंगे कि ग्रुप डी में और एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि जो वंगाला आता है तो ऑप्शन में पश्चिम बंगाल दे देते हैं वो, तो वहाँ से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पश्चिम बंगाल वंगाला, हाँ यही सही होगा, पर नहीं, कहाँ का ये? मेघालय का। और पारंपरिक धर्म संघसेरक, अब पहले संघसेरक थे, लेकिन अब बहुत से ये ईसाई हैं, क्योंकि जब से ये मिशनरी वगैरह क्रिश्चियन मिशनरी आई हैं ना, इन्होंने बहुत से जो जनजाति हैं इनको कन्वर्ट किया है ईसाई धर्म में। और संगीत, नृत्य और शिकार कला में ये माहिर हैं। खासी जनजाति, तो खासी जनजाति भी मेघालय की सबसे बड़ी प्रमुख जनजाति है, और ये जो खासी हिल्स में निवास करते हैं इसीलिए खासी जनजाति कहते हैं। वहाँ पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भी हैं मेघालय में, उन्हीं से इनका नाम भी पड़ा है कि उस पहाड़ी की तो गारो खासी पहाड़ी जयंतिया पहाड़ी। और इनकी जो खासी भाषा है वो मोन खामेर भाषा परिवार से संबंधित है। इनका जो मुख्य त्यौहार है वो शाद सुख मेनिसियस है, शाद नोक्रम है। पारंपरिक धर्म कौन सा है? तो सन्नात्रेल, ये कुछ निराश्वरवादी भी हैं और कुछ ईसाई भी हैं। रीति रिवाज भी इनके पारंपरिक वाद्य नृत्य और पोशाक विशेष हैं इनकी, आप देखते हैं। तो खासी जनजाति है। अब जयंतिया जनजाति, कभी जयंतिया राजवंश का हिस्सा रही जनजाति, मतलब ये जयंतिया राजवंश का हिस्सा मानते हैं अपने आप को, जयंतिया जनजाति, और ये जयंतिया हिल्स में निवास करते हैं। खासी जनजाति की उपशाखा मानी जाती है, पर इनकी एक अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान है, और मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था यहाँ भी है। और जो खेती करते हैं, झूम खेती करते हैं, और बांस हस्तशिल्प प्रमुख कार्य ये करते हैं। और पारंपरिक देवी देवता है और ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। और मुख्य त्यौहार बेहम, बुराई से मुक्ति का प्रतीक ये त्यौहार है इनका बेहम। इसे पूरा तरह से बोलते हैं ये बेहदीन खलम, पर इसका जो शॉर्ट में हम बेहम बोल देते हैं। तो उसके बाद है मिजोरम। तो मिजोरम की कुछ जनजातियां हैं, लाखेर, पावो, मिजो, चकमा, लुशाई और कुकी। तो जो मिजो जनजाति है, नाम से क्लियर है ना मिजो, आपसे पूछा जाएगा मिजो मिजो जनजाति कहाँ की है, तो आप त्रिपुरा तो बोलेंगे नहीं, मिजो ही बोलेंगे। और यहाँ से पूछा कुछ और चला जाएगा आपसे, तो मिजो एक सामूहिक नाम है, जिसमें लुशाई, रालते, पैते, हरार आदि जनजातियां आती हैं। और ये जनजातियां तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की मिजो भाषा बोलती हैं। और झूम झूम खेती, मतलब ज़्यादातर आप जो देखेंगे पहाड़ी इलाके में जो जनजातियां हैं ना, वो झूम खेती ही करती हैं, शिफ्ट कल्टीवेशन करती हैं। और जो घनी जंगल में जो जनजातियां रहती हैं। प्रमुख त्यौहार इनका भी चापचार कूट, मिमीकूट और थलफंग कूट है। चापचार कूट और मिमीकूट जो जो त्यौहार है ना, ज़्यादातर मिजोरम में ही मनाया जाता है, क्योंकि ये ग्रुप डी में पूछा गया था कि चापचार कूट कहाँ का त्यौहार है, तो मिजोरम का। अब इनका समाज अब ईसाई धर्म को मानता है, लेकिन पूर्व में ये भी प्रकृति पूजक थे। मैंने आपको बताया ना कि ज़्यादातर जनजातियां प्रकृति पूजक ही थीं, लेकिन ये जो ईसाई मिशनरीज हैं इन्होंने आकर इन्हें कन्वर्ट कर दिया है, अब ईसाई धर्म को भी मानते हैं। मतलब कि सभी नहीं मानते, इनमें से कुछ लोग, अब आपको पता है ना कि जैसे आप कन्वर्जन कर देते हैं तो कन्वर्ट हो गए ईसाई धर्म में। तो लाखेर जनजाति, तो दक्षिण मिजोरम में ये निवास करती है, इस समय को ये मारा कहते हैं। तो लाखेर नामक इनको किन्होंने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था लाखेर, और ये अपने आप को मारा कहते हैं। अलग भाषा और इनकी अपनी संस्कृति है। और मिजो अम्ब्रेला में ये शामिल है, मतलब मिजो जो हम मिजो जनजाति कह देते हैं ना, उसी वो एक अम्ब्रेला टर्म है। जो मिजोरम में रह रहे हैं उन्हीं को मिजो कहा जा रहा है एक तरह से। उसके अंदर बहुत सारे जनजातियां आ जाती हैं, जैसे लाखेर जनजाति उसी अम्ब्रेला टर्म के अंदर ही आती है। इनका प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो लैवा खुतला इनका प्रमुख त्यौहार है। और मातृभाषा मारा भाषा है, और अब अधिकांश ईसाई धर्म अपनाए हुए हैं। और उसके बाद है चकमा जनजाति, ये बौद्ध धर्म को मानने वाली जनजाति है। मिजोरम के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में ये रहती है, और इनकी भाषा चकमा है। और यह जनजाति बांग्लादेश से आए प्रवासी मानी जाती है, कि ये बांग्लादेश से आई प्रवासी जनजाति है। अब ये भी बौद्ध पूजा पद्धति, व्रत और उत्सव को बनाए रखते हैं। उसके बाद है मणिपुर।
तो मणिपुर की कुकी, अंगामी, मिजो और पुरुम ये जनजातियां इंपॉर्टेंट हैं। कुकी जनजाति तो आपको पता है काफ़ी न्यूज़ में रहती है, तो जो बाकी पढ़ लेते हैं, पीछे मैंने कुकी पढ़ा भी दिया आपको। तो अंगामी, मिजो और पुरुम, इसमें पुरुम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुरुम जनजाति एक छोटी और विशिष्ट जनजाति है। ये मुख्यतः मणिपुर राज्य में ही पाई जाती है और यह जनजाति कुकी, चिन, मिजो समूह से संबंधित मानी जाती है। बोलचाल की इनकी जो भाषा है वो पुरुम भाषा है और यह जनजाति पूर्व में शिकार और कृषि पर आधारित जीवन जीती थी। धार्मिक रूप से अब इनमें ईसाई धर्म का प्रभाव अधिक है, लेकिन पहले ये प्रकृति पूजक थे। जनसंख्या इनकी बहुत कम है। यह जनजाति मानव शास्त्रियों के लिए अध्ययन का विषय रही है। अब उसके बाद है त्रिपुरा। त्रिपुरा के लुसाई, मोग, हलम, खशिया, जमनिया, रियांग और चकमा ये जनजातियां हैं, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ते हैं। तो रियांग जनजाति, जो रियांग जनजाति है विशेष रूप से त्रिपुरा में भी, मिजोरम और असम के भी इलाकों में पाई जाती है और ये जनजाति ब्रू ब्रू के नाम से जानी जाती है, ब्रो नहीं ब्रू। और रियांग जनजाति त्रिपुरा की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली इनकी त्रिपुरी है, उसी से इनके राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा है। और दूसरी जनजाति आपको रियांग जनजाति, इनकी भाषा कोको बोरो की एक उपभाषा है और पारंपरिक रूप से ये भी झूम खेती पर ही निर्भर है और इनका मुख्य त्यौहार है बुशु, फसल कटाई का त्यौहार है बुशु त्रिपुरा का। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जनजातियां गद्दी, गुज्जर, लाहौली, पंगवाला, किन्नौरी और हट्टी। इसमें से गद्दी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ गए थे ना, तो उन्होंने भी ये वेशभूषा पहनी थी। ये गद्दी जनजाति की ही वेशभूषा है। तो गद्दी जनजाति मुख्यतः चंबा और कांगड़ा जिलों में पाई जाती है। पारंपरिक रूप से ये पशुपालन यानी कि भेड़ बकरी पालन इनकी आजीविका रहा है, आजीविका। और ये भी ऋतु प्रवास करते हैं। गर्मियों में मतलब ऊंचे पहाड़ों पर और सर्दियों में निचले क्षेत्रों पर आते हैं। और गद्दी भाषा एक पश्चिमी पहाड़ी बोली बोलते हैं। इनकी पहचान है चोला दामन, ऊनी वस्त्र और गद्दी टोपी। ये गद्दी टोपी है जो आप देख रहे हैं, और ये चोला वस्त्र जो ये पहनते हैं। और अधिकतर ये हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। हट्टी जनजाति, तो हट्टी जनजाति सिरमौर जिले के ट्रांस गिरी क्षेत्र में रहती है। नाम हट, हट मतलब होता है हट, जैसे हम शॉर्ट में हट कह देते हैं। हट मतलब होता है स्थानीय बाजार, लोकल मार्केट। ये इनका नाम आया, ये व्यापार करते हैं, उसी से इनका नाम हट्टी जनजाति पड़ गया है। और पारंपरिक रूप से कृषि, व्यापार और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। सामाजिक संगठन इनका देखा जाए तो खुम्बली इनकी पारंपरिक पंचायत होती है और ये भी अधिकतर हिंदू धर्म से ही जुड़े हुए हैं। वर्ष 2022 में इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया। अब चलते हैं असम में। तो बोडो, राभा, कार्बी, दिमासा और तिवा ये इसमें इंपॉर्टेंट है। बोडो, बोडो तो बहुत बार पूछा गया है और दिमासा भी इंपॉर्टेंट है। तो बोडो जनजाति असम की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। ये बोडोलैंड क्षेत्र में रहते हैं, बोडो भाषा बोलते हैं, अधिकतर हिंदू और ईसाई हैं। इनका प्रमुख त्यौहार है बैसागु। बैसागु। तिवा जनजाति, इन्हें लालुंग भी कहा जाता है, तिवा जनजाति को, और ये मध्य असम में पाई जाती है। तिवा भाषा बोलते हैं। इनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है और प्रसिद्ध त्यौहार इनका है पिसु। क्या नाम है? पिसु। उसके बाद गोवा, गोवा में गोड़ा, कुनबी और वेलिब्स इंपोर्टेंट पढ़ते हैं। कुनबी जनजाति, ये गोवा की प्रमुख खेतीहर जनजाति है। ये इन्हें महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी पहचाना जाता है और पारंपरिक झूम खेती और धान की खेती ये करते हैं। स्त्रियां पारंपरिक कुणबी साड़ी पहनती हैं, जो आप ये देख रहे हैं इस कलर की होती है। और गोवा की ये सांस्कृतिक पहचान है और अब धीरे धीरे ये भी मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, जुड़ गए हैं, मतलब जुड़ क्या रहे हैं, ज़्यादातर लोग जुड़ ही गए हैं। अब आगे चलते हैं केरल में। तो केरल की कडार, इरुला, कुरुम्बा, पनियान और कट्टू नायकन, इसमें से पनियान, कुरुम्बा और इरुला ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केरल पूछे जाते कि कहाँ की है, केरल की है। तो कडार जनजाति, यह एक आदिवासी वनवासी जनजाति है। मुख्यतः त्रिशूर, एर्नाकुलम और पलक्कड़ जिलों में पाई जाती है। वन उत्पाद एकत्र करना जैसे शहद, फल, औषधीय पौधे इनकी पारंपरिक आजीविका रही है। झोपड़ियों में ये निवास करते हैं। अब कुछ लोग सरकारी पुनर्वास योजनाओं के अंतर्गत बस चुके हैं, मतलब कि प्रधानमंत्री जो घर वाली योजना है और राज्यों की भी योजनाएं हैं, उसके अनुसार अब ये झोपड़ियों में मतलब कि बाहर निकल के उसका भी फायदा उठा रहे हैं। इरुला जनजाति, तो इरुला जनजाति भी जो है केरल की है, बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है। ये बहुत बार पूछा जाता है इनसे, क्योंकि ये सांप पकड़ने, जड़ी बूटी खोजने और वनोपज में माहिर हैं। मतलब वनों में पूरा इनका सब कुछ पता है।
जड़ी बूटी खोजने में और सांप पकड़ने में माहिर रहे हैं। अब ये लोग खेती मजदूरी और मवेशी पालन भी करते हैं और द्रविड़ भाषा परिवार की अलग तिरुला भाषा भी ये बोलते हैं। उसके बाद है कुरुम्बा जनजाति। तो यह जनजाति केरल के नीलगिरी पहाड़ियों के पास पाई जाती है और ये भी जड़ी बूटी के ज्ञाता और पारंपरिक वैद्य माने जाते हैं। पारंपरिक वैद्य कौन? कुरुम्बा जनजाति। और हर शिवरात्रि पर जो कुरुम्बा जनजाति है ना, ये लोग भगवान शिव की पूजा करने के लिए पहाड़ पर खतरनाक तीर्थ यात्रा करते हैं और पारंपरिक रूप से शिकार, शहद संग्रह और जड़ी बूटी, तो मैंने आपको बताई थी कि पारंपरिक वैद्य माने जाते हैं ये। और कुछ लोग अब खेती और मजदूरी करने लगे हैं और इनकी भाषा को कुरुम्बा भाषा कहा जाता है। बात है कट्टू-नायकन जनजाति। तो ये जनजाति मुख्यतः वायनाड और नीलगिरी वन क्षेत्रों में पाई जाती है और इनका नाम बना है कट्टू। कट्टू मतलब होता है जंगल और नायकान मतलब कि नेता, यानी जंगल के नेता, जंगल के स्वामी। और ये लोग भी शहद संग्रह, वनोपज, वन में उपज करना मतलब कि शिकार और आदिवासी संगीत नृत्य में निपुण है। पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं और अब सरकारी योजना इनके जीवन स्तर का सुधार हो रहा है, मतलब कि जुड़ चुके हैं ये। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति आदि, न्येशी, मोनपा, मिशमी, नोक्टे और डफला। डफला बहुत बार पूछा गया है, न्येशी को बहुत बार पूछा गया है, मतलब ये सब इंपॉर्टेंट है, सब पूछे गए हैं बहुत बार। तो न्येशी जनजाति, जो न्येशी जनजाति अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे और पूर्वी कामेंग जिलों में प्रमुख रूप से निवास करती है। और ये न्येशी जो जनजाति है ना, ये अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी जो परंपरा रही है, तो पुरुष जो हैं परंपरागत रूप से सिर पर हॉर्नबिल यानी कि धनेश पक्षी की चोंच से बनी टोपी पहनते हैं, जो आप ये देख रहे हैं, जिसे बायुब कहा जाता है और यह इनकी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। ये जो आप टोपी देख रहे हैं, धनेश पक्षी, पक्षी है धनेश, उसकी चोंच की ये टोपी पहनते हैं और इनकी ये पहचान रही है, सांस्कृतिक पहचान रही है। और इनका धर्म, ये निशी लोग डोनी पोलो धर्म को का पालन करते हैं, जिसमें सूर्य मतलब डोनी और चंद्रमा को पोलो कहते हैं, ये उसकी उपासना करते हैं। उसके बाद है नोक्टे जनजाति। तो ये तिराप जिला की मतलब कि मुख्य क्षेत्र है इनका। और पहले ये हेड हटिंग के लिए, हेड हटिंग हम समझ रहे हैं ना, अब बंद हो चुकी है कि इंसानों का हेड हंटिंग समझ गए आप, तो हेड हंटिंग के लिए प्रसिद्ध थे, पर अब बंद हो चुकी है क्योंकि सरकार ने इंटरफेयर किया है। और वर्तमान में अधिकांश ईसाई धर्म को मानते हैं और आजीविका के लिए कृषि, बांस व लकड़ी के उत्पाद, पहनावा, इनका पारंपरिक गहने व रंग बिरंगे वस्त्र जो आप ये देख रहे हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में चलते हैं। तो चेंचू, कुड़ावा, कोंडा डोरा, कोंडा कापू, कोंडा रेड्डी और खोंड। कोंडा मतलब होता पहाड़। तो चेंचू, चेंचू जो जनजाति है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पहले तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही था ना, तेलंगाना अलग हो गया है। तो चेंचू जनजाति जो आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है, चेंचू जनजाति। इसका निवास नलमल्ला के जंगल श्रीशैलम क्षेत्र में है। धर्म, प्रकृति और स्थानीय देवताओं की पूजा। विशेषता क्या है, ये बाघ को सम्मानित करते हैं और जंगल से काफी गहरा जुड़ाव रहा है चेंचू जनजाति का। अब आगे है कोंडा रेड्डी जनजाति। तो यह आंध्र प्रदेश के भद्राचलम क्षेत्र की एक आदिम जनजाति है। इनका निवास मुख्यतः पापी कोंडा पहाड़ियों में फैला हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में स्थित है। और ये समाज की मुख्य धारा से काफी हद तक कटे हुए हैं और पारंपरिक जीवन शैली अपनी जीते हैं, अभी भी जी रहे हैं। और जो ये जनजाति है, हर गांव में एक पेद्दा कापू, इनका जो मुखिया होता है उसका नाम होता है, उसको कहते हैं पेद्दा कापू, जो पुजारी भी होता है। और यह पद वंशानुगत होता है कि जो मुखिया होगा, पेद्दा कापू होगा, उसका बेटा ही अगला पेद्दा कापू बनेगा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, समझ गया, वंशानुगत है। और इस आदिवासी समूह की जो आजीविका है आजीविका है, इसके अन्य स्रोत लकड़ी, वन उत्पादों का निर्माण और बांस की टोकरी बनाना है। ये जनजाति काफी खबरों में रही है। क्यों रही है? क्योंकि इस जनजाति ने आंध्र प्रदेश के जो वन अधिकारी हैं ना, उनको, जो इनका पुराने एक ट्रेडिशनल, इनके पास एक नॉलेज थी, इनका स्वदेशी ज्ञान था, जो इन्होंने अपने आप ही हासिल किया था और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे अपनी जनजाति में ट्रांसफर किया था। उसमें ये क्या करते थे कि पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान में एक पेड़ है, उसका नाम है, उसको कहते हैं भारतीय लोरेल वृक्ष, जिसका साइंटिफिक नेम है टर्मिनीलिया टोमेटोसा। क्या? टर्मिनीलिया टोमेटोसा। तो उसके अंदर पानी होने की सूचना, कि इस पेड़ के अंदर जब बारिश होती है तो पानी स्टोर हो जाता है, पानी स्टोर रहता है इसमें। तो उसमें खास प्रकार का कट लगाकर ये पानी निकालते थे। इसकी नॉलेज इनके पास थी और इन्होंने, देखिए, इनके पास ज्ञान
और ये ज्ञान पारंपरिक ज्ञान था, फिर आगे आगे अपनी पीढ़ी में ट्रांसफर होकर उनके पास था। तो इन्होंने वन अधिकारियों को भी ये नॉलेज दी, ट्रांसफर की कि हाँ ऐसा होता है कि इससे पानी ऐसे निकलता है। तो इसीलिए काफी ये खबरों में रही थी जनजाति। कौन सी? कोंडा रेड्डी जनजाति, आंध्र प्रदेश की है। उसके बाद है ओडिशा। पेड़ आप याद रख लेना, क्योंकि हो सकता है न्यूज़ में तो पेड़ भी लोरेल वृक्ष वैसे हम इसको कहते हैं, भारतीय लोरेल वृक्ष, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है वो टर्मिनेलिया टोमेंटोसा है। अब ओडिशा में चलते हैं। तो बोंडा, डोंगरिया खोंड, खोंड, सोरा, जुआंग, लंजिया, सोरा, ये ओडिशा की जनजाति हैं। इसमें से जो प्रमुख जनजाति है बोंडा जनजाति। ये स्थान जो है इनका मतलब कि मलकानगिरी जिला, बोंडागिरी पहाड़ियों पर ही निवास करते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? तो भारत के सबसे आदिम आदिम मतलब पुरानी आदिम जनजातियों में से एक है। महिलाएं सिर मुंडवाकर चांदी तांबे के भारी गहने पहनती हैं। अब ये देख रहे हैं ना, ये सिर मुंडवाकर चांदी और तांबा इसके भारी भारी गहने पहनते हैं। और मात्र सत्तात्मक समाज है इनमें, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी महिलाओं की चलती है और रेमो भाषा ये बोलते हैं। गोंड जनजाति, ये जो है ये कंधमाल, कोरापुट और बलांगीर क्षेत्रों में इसकी जो उपशाखाएं हैं वो डोंगरिया खोंड और जो कुटिया खोंड है इसी के अंदर आती है। और इनकी विशेषताएं क्या हैं? ये भी झूम खेती करते हैं और जंगल उत्पाद पर ही निर्भर हैं। सहस्त्र शिवलिंगों की पूजा करते हैं, सहस्त्र शिवलिंगों की पूजा करते हैं। और देवी अर्थ मदर की ये पूजा के लिए कभी कभी नर बलि की परंपरा, मतलब कि धरती माता के लिए कभी कभी ये नर की बलि देते थे, लेकिन अब ये प्रतिबंधित हो चुका है। सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। पहले ये नर बलि देते थे धरती माता के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था ना, पहले की जो जनजातियां होती थी, अगर कुछ भी हो जाए, कुछ अनोखी हो जाए, कोई बीमारी फैल जाए, कुछ भी हो जाए, तो उन्हें नहीं पता होता था ना कि वायरस के कारण फैला है। तो वो कहते थे कि अब जो धरती है ये हमसे नाराज हो गई है, देवता हमसे नाराज हो गए हैं, किसी भी इंसान की बलि चाहते हैं, ऐसे मतलब उस समय होता था। लेकिन अब ये सब प्रतिबंधित हो चुका है, मतलब प्रतिबंधित मतलब मना, इलीगल हो गया है। अब आगे है, हम कौन सा पढ़ा हमने, खोंड जनजाति के बारे में ना। तो आगे हम चलते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की टोडा, कोटा, कुरुम्बा, पनियान, इरुला, कटुनायकन। आप कहेंगे कि ये तो केरला में भी पाई जाती हैं, इसमें से कुछ जनजातियाँ, तो हाँ जनजातियाँ उसमें से कुछ पाई जाती हैं, लेकिन आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ पर भी ये पाई जाती हैं। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है टोडा और इरुला, इरुला को पता है केरल में भी है, कुरुम्बा भी केरल में पाई जाती है, वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। पर यहाँ पर भी आप देख लीजिए, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियाँ, इनका विशेषता क्या है? भैंस पालन और झोपड़ियों को ये मुंड कहते हैं और टोडा भाषा बोलते हैं। वस्त्रों पर कढ़ाई इनकी प्रमुख होती है। और इरुला जनजाति हमने पहले पढ़ा, सांप पकड़ने में माहिर हैं और औषधीय पौधों का इनको बहुत ज्ञान होता है इरुला जनजाति को। अब आगे चलते हैं बिहार। तो संथाल, मुंडा, उरांव हो, खरिया, बिरहोर, चेरो, गोंड, खरवार, ये ज़्यादातर जितनी भी जनजातियां हैं ये झारखंड में भी हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए वो बिरहोर और खरवार। बिरहोर एक घुमंतु जनजाति है जो झारखंड और ओडिशा में रहती है और इनकी भाषा बिरहोर है। और ये मुख्य रूप से शिकार, जंगल में रस्सी बनाना और वन उत्पादों पर निर्भर है। इन्हें जंगलों का राजा भी कहा जाता है। खरवार जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानती है और कुछ ऐतिहासिक संदर्भों में इनका जो संबंध है वो राजा सहर्ष या सोलंकी वंश से बताया गया है। और धार्मिक दृष्टि से ये खरवार सूर्य देवता की उपासना करते हैं। जो खरवार जनजाति है सूर्य देवता की उपासना करते हैं। और इनके जो धार्मिक अनुष्ठान है उसमें प्राचीन पद्धतियों पर आधारित होते हैं। उसमें से टोटेमवाद यानी कि वनस्पति या पशु गोत्र इनकी सामाजिक संरचना का अभिन्न हिस्सा है। उसके बाद है महाराष्ट्र। तो भील, गोंड, वर्ली, कोली, बैगा, कामर, खोंडा, कोरकू, ये महाराष्ट्र की मतलब महाराष्ट्र में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। भील, गोंड तो आपको पता है ये और भी राज्यों में है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र के लिए वर्ली जनजाति है, वारली जिसे हम कहते हैं। तो जो वारली जनजाति है ये ठाणे, पालघर और नासिक जिलों में निवास करती है। और यह जनजाति अपनी ना विश्व प्रसिद्ध वारली चित्रकला के लिए, जो कि वर्ल्ड में फेमस है पूरे, वारली चित्रकला, उसके लिए ये जानी जाती है। और जो मिट्टी की दीवारों पर सफ़ेद रंग से बनाई जाती है। और इनकी संस्कृति में नृत्य, संगीत और चित्रकला का काफ़ी विशेष महत्व है। आगे चलते हैं गुजरात में। ये आखिरी है, बाकी हमने जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो सब पढ़ ही लिए। तो गुजरात की जनजातियां सिद्धी, कोलगा, कोटवलिया, पाधर, टोडिया, पटेलिय, चारण, कथौड़ी। जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है दो, वो सिद्धी जनजाति और कोटवालिया जनजाति है। तो सिद्धी जनजाति, तो अफ्रीकी मूल की यह जनजाति गुजरात मुख्य रूप से जाफराबाद और भरूच इलाके में पाई जाती है। और ये जंजीरा से लाए गए अफ्रीकी दासों के वंशज हैं। जबकि ये जंजीरा से लाए गए, अफ्रीका से लाए गए दास थे, उन्हीं की आगे की पीढ़ी है। पहले काम कराने के लिए अंग्रेजों के टाइम पे आई थी ये जनजातियाँ।
और इनकी संस्कृति में अफ्रीकी और भारतीय परंपराओं का अनूठा मिश्रण हो चुका है। और दमाल नृत्य इनकी पहचान है। जो कोटवालिया जनजाति है, यह जनजाति बांस की कलाकृतियों और टोकरियां बनाने के लिए जानी जाती है और इन्हें बांस कलाकार जनजाति कहा जाता है कि बांस से ये काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। तो हमने जितना भी पढ़ा, मैंने ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, पर हमने डिटेल में पढ़ा और अच्छे से पढ़ा। अब आपको ये 4 प्रश्न हैं, इनके जवाब कमेंट सेक्शन में देने हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन ओपन करिए। अब मैं आपको सवाल पढ़ के बताता हूँ। पहला सवाल है कि भारत की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि गारो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तीसरा सवाल है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? और चौथा सवाल है कि पनियान एवं इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? इन चारों सवालों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में अभी देने हैं। आपने पढ़ लिया, लेकिन आपका सवाल का जवाब देना जरूरी है। उसके बाद अगर आपको कोई ई बुक वगैरह बाय करनी है तो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ऐप से या वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप नंबर से भी यहाँ पर भी मैसेज करके ई बुक बाय कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और हाँ, स्टडी वांस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत कुछ कंटेंट देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।